हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग वेग समय ग्राफ द्वारा गति के विश्लेषण को पढ़े थे। उसमें मैंने आपको ढेर सारा यानी कि नंबर में 8-9 ग्राफ बना करके समझाया था कि कौन सा वेग समय वक्र किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। इसके पश्चात मैंने कल आप लोगों को गति के समीकरण पढ़ाए थे। गति के समीकरण में मैंने सामान्य विधि आपको बता दिया था कि कैसे गति के समीकरण को सिद्ध किया जाता है। आज पुनः मैं उसी समीकरण को ग्राफी विधि से पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो आज की नई टॉपिक होगी ग्राफी विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन, जिसे आप डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड कहेंगे। ओके। तो इसमें भी सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। ओके। ठीक। तो मैंने ये ग्राफ ड्रा कर दिया है। ठीक है। क्या कहेंगे ग्राफ के विषय में? ग्राफ में हम लोग लिखेंगे कि माना कोई एक गतिशील वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से गति प्रारंभ करती है। t सेकंड के पश्चात वह s दूरी तय करके अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेती है। तो इसके संदर्भ में ये ग्राफ मैंने प्रदर्शित किया है। इस ग्राफ में हम लोग लिख क्या सकते हैं, यानी कि अगर इस वक्र की मैं बात करूं तो वक्र में ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ पद होंगे जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है। जैसे ओ ए बराबर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू ओ ए बराबर होगा ई डी के। ओ ए बराबर ई डी और ये बराबर किसके हैं? यू के, यानी कि इसका मान हमेशा क्या होगा? यू। दूसरा ओ सी बराबर ई बी और ये बराबर होगा भी के। ठीक है। इसके पश्चात ओ ई ये बराबर है सी बी के और यही बराबर भी होगा ए डी के और ये बराबर किसके हैं? टी के। ठीक है। तो अब हम आते हैं गति के प्रथम समीकरण पर। ये तीन ऐसे पद हैं जिसका तीनों समीकरण में प्रयोग किया जाएगा। गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए हम लोग जानते हैं त्वरण बराबर, पीछे ग्राफ में मैंने आपको पढ़ाया है त्वरण बराबर
वेग समय वक्र की प्रवणता, वेग समय वक्र की प्रवणता, यही हम लोग जानते हैं। तो त्वरण को ए से दिखाते हैं हम लोग, ए बराबर वेग समय वक्र की प्रवणता को किससे दिखाते थे, tan थीटा से। अब ये फिगर में tan थीटा किसके बराबर है, जरा देखिएगा, tan थीटा यही, यानी कि बी डी अपान ए डी, यही ना, बी डी अपान ए डी। जरा फिगर में देखिएगा, बी डी का जो मान है वो हमको ज्ञात नहीं है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू है क्या, तो मैं बी डी बराबर क्या लिख सकता हूँ, ई बी माइनस ई डी। तो ई बी की भी वैल्यू पता है, ई डी की भी वैल्यू पता है, आराम से हम लोग वैल्यू रख लेंगे। तो बी डी बराबर लिखा जा सकता है, यानी कि ए बराबर बी डी के लिए लिखेंगे ई बी माइनस ई डी और ये अपान ए डी। अब जरा देखिए ए बराबर यानी कि त्वरण बराबर ई बी की वैल्यू क्या है, ई बी बराबर है भी, तो भी माइनस ई डी बराबर क्या है यू, तो भी माइनस यू अपान ए डी की वैल्यू क्या है टी। ठीक है, तो ए बराबर भी माइनस यू अपान टी, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगली लाइन में लिख सकते हैं ए टी बराबर भी माइनस यू को इधर भेजते हैं, ये हो जाएगा ए टी प्लस यू इक्वल टू भी, यानी कि भी बराबर लिख सकते हैं u प्लस ए टी। ठीक, तो सर यही क्या है, यही गति का प्रथम समीकरण है। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये मैंने गति के पहले समीकरण का निगमन कर दिया ग्राफ विधि से, तो इसे आप जानते रहिए, नोट कर लीजिए इसे। तो सर पहला समीकरण मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, अब आती है बात दूसरे समीकरण की। तो गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, चलिए तो मैं इसमें भी शुरू करता हूं त्वरण, इसमें भी हम लोग त्वरण से ही शुरू करेंगे। त्वरण बराबर क्या लिखेंगे, वेग समय वक्र की प्रवणता, वेग समय वक्र की प्रवणता, त्वरण को ए से दिखाते हैं, ए बराबर क्या होगा tan थीटा, और ये tan थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है बी डी अपान ए डी, बी डी अपान ए डी। बी डी को बी डी रहने दीजिए, और ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू जरा देखिएगा, ए डी की वैल्यू है टी, तो ए बराबर बी डी अपान टी, यानी कि यहाँ से बी डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए टी। ठीक है, जब बी डी बराबर ए टी आप ज्ञात कर लेंगे, तो अब हमको निकालना है दूरी, यानी कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, वेग समय वक्र तथा समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वेग समय वक्र तथा समय अक्ष के बीच समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल। घिरा हुआ क्षेत्रफल, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को मैं यस से दिखा देता हूं, एस बराबर ये वेग समय वक्र हो गया और ये समय अक्ष, इसके बीच घिरा हुआ
क्षेत्रफल, यानी कि आकृति क्या बन रही है, ओ ए बी ई, आकृति ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। तो आकृति ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, अब हम इसके क्षेत्रफल को दो भागों में बांट देते हैं। अगर ये बीच में आप एक जो समय अक्ष के समांतर खींचे हैं एडी, यह ओ ए बी ई को दो भागों में बांटता है, जिसमें एक त्रिभुज और दूसरा आयत हो जाता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं एस बराबर आयत ओ ए डी ई का क्षेत्रफल, आयत ओ ए डी ई का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज त्रिभुज में क्या है, ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक, अब जरा देखिए S बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, S यानी कि दूरी बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर मैं लंबाई को OE और चौड़ाई को AO मानूं तो क्या लिखा जा सकता है, OE गुणे OA, OE गुणे OA। भाई आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो O से लेकर के E तक ये लंबाई और O से लेकर के A तक ये चौड़ाई, OE गुणे OA प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है AD, ऊंचाई क्या है BD, तो AD गुणे BD, AD गुणे BD। ठीक, अब जरा देखिए हम लोग तय दूरी S बराबर OE की वैल्यू को देखिएगा, OE बराबर क्या लिख सकते हैं T, यानी कि T गुणे OA की वैल्यू U प्लस हाफ AD की वैल्यू T गुणे BD की वैल्यू मैंने यहां निकाला है 80, तो ये AT हो गया। तो S बराबर T का गुणा आप U में करेंगे तो UT प्लस हाफ T का गुणा T में होगा T स्क्वायर और A है तो AT स्क्वायर। क्या आ जाएगा, यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये गति का क्या है, दूसरा समीकरण है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अभी मैंने आपको गति का दूसरा समीकरण भी ग्राफ विधि के द्वारा सिद्ध करके दिखाया। अब हम लोगों को पढ़ना है गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो इसमें भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ही निकालेंगे। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, फिर से वही आकृति क्या थी सर, ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। ठीक सर, आकृति ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। मैंने गति के दूसरे समीकरण में आकृति ओ ए बी ई को दो भागों में बांट दिया था, बस तीसरे वाले समीकरण में इसको दो भागों में नहीं, यानी कि आयत और त्रिभुज में डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम यही देखते हैं कि ये आकृति है क्या। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को किससे दिखाएंगे, एस से। तो एस बराबर ये जो आकृति ओ ए बी ई दिख रही है,
ये एक समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो क्या लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज OABE का क्षेत्रफल। तो S बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग गुणे समांतर भुजा के बीच की दूरी। समांतर भुजा के बीच की दूरी। चलिए सर, S बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा क्या है, OA और EB। OA प्लस EB गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। आप AD भी लिख सकते हैं, OE भी लिख सकते हैं। तो चलिए AD लिख लेते हैं, गुणे AD। सबकी वैल्यू रखते हैं। S बराबर 1/2 गुणे OA। OA का मान क्या है, U। तो U प्लस EB। EB का मान EB का मान क्या है, V। तो U प्लस V इंटू AD को जरा देखिए, AD का मान क्या है, T। ठीक, अब हमको करना क्या है कि गति के प्रथम समीकरण से इसी T की वैल्यू रखनी है। तो मैं लिख देता हूं, गति के प्रथम समीकरण से क्या जानते हैं, V बराबर U प्लस AT। तो AT बराबर क्या लिखा जा सकता है, AT बराबर V माइनस U। और T बराबर क्या लिखा जा सकता है, V माइनस U अपान A। ठीक है, तो V माइनस U अपान A T के स्थान पे ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो जरा देखिएगा, S बराबर हम लोग लिख क्या सकते हैं, S बराबर S 1/2 गुणे U प्लस V और इस T के स्थान पर यही V माइनस U अपान A। V माइनस U अपान A। तो मैं इसको एक बार, जैसे ये U प्लस V है तो इसको V प्लस U भी लिख देंगे तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 1/2 V प्लस U V माइनस U अपान A। जरा इन दोनों को देखिए, V प्लस U V माइनस U, ये सर्वसंख्या में वर्गांतर का सूत्र है, यानी कि इसके स्थान पर V प्लस U इंटू V माइनस U के स्थान पर लिखा जा सकता है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग अगली लाइन में S बराबर लिख सकते हैं 1/2 V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर और ये अपान A। ठीक है, तो अगर A है, अब यहाँ नीचे 2 और ये A, तो इसको मैं पुनः एक लाइन लिखता हूँ। S बराबर लिखा जा सकता है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपान 2A। फिर से देखा जाए तो ये 2A इधर डिवाइड फॉर्म में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा। तो लिखा जा सकता है 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। माइनस U स्क्वायर को पाक्षांतर कर दीजिए, तो 2AS प्लस U स्क्वायर इक्वल टू
भी स्क्वायर, इसको हम लोग अपने सिस्टम में लिख लें, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यही क्या है, गति का तीसरा समीकरण है। तो ये सर गति का तीसरा समीकरण मैंने ग्राफ विधि के द्वारा इसे सिद्ध कर दिया। सो स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से हम लोग ग्राफ विधि की सहायता से तीनों समीकरण का निगमन कर लेते हैं। हाँ, अगर आपको कोई 1, 2, 3 समीकरण मिलता है कि गति की ग्राफ की सहायता से गति का तीसरा समीकरण, तो ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा और ये तीनों मैटर आपको लिखने पड़ेंगे। ये हर समीकरण के लिए कॉमन है। आप देखे होंगे कि मैं ग्राफ बनाया हूँ, इन बातों को लिखा हूँ, इसके पश्चात मैंने गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण लिखना शुरू किया है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो किसी भी समीकरण को निगमित या सिद्ध करने के लिए ग्राफ और ये तीन बातें जरूरी हैं लिखने के लिए। इसके बाद फिर आप फिगर की सहायता से या चित्र की सहायता से आगे के मैटर को सॉल्व करते चले जाइए। ओके, तो स्टूडेंट्स इसे आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ग्राफ विधि के द्वारा गति के समीकरण को सिद्ध करना बताया कि कैसे ग्राफ विधि द्वारा गति के समीकरण को सिद्ध किया जाता है। अगली टॉपिक होगी हम लोगों की कलन विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, इसमें कोई चित्र नहीं होगा, इसमें थोड़ा गणित प्रयोग होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, वो t बराबर 0 समय से गति को प्रारंभ करती है, तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वह u है। t सेकंड के पश्चात वह s दूरी तय करके अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो जब वह v वेग प्राप्त कर लेती है, इतनी बात लिखने के पश्चात बात आएगी गति के पहले समीकरण की। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो इसमें मैं कहूँगा कि मान लेता हूँ कि जो कोई कण है, ठीक है, कोई कण है जो सूक्ष्म समय dt में u वेग से v वेग प्राप्त कर लेता है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ, यानी कि त्वरण बराबर लिखा जा सकता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो त्वरण को a लिख लेते हैं, a बराबर वेग परिवर्तन को डेल्टा v अपान डेल्टा टी, डेल्टा v अपान डेल्टा टी लिखेंगे क्या कि समाकलन करने पर, ठीक है, सॉरी, अभी ज़रा देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dv इक्वल टू a इंटू डी टी, a इंटू डी टी। ठीक है, आप लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर आप देखेंगे जैसे ये वेग है, वेग परिवर्तन है, तो वेग परिवर्तन कहाँ से कहाँ रहा होगा, u से v तक, क्योंकि प्रारंभिक वेग u था और अंतिम वेग क्या हुआ उसका v इक्वल टू, ये देखिए जरा a dt समय के सापेक्ष है, तो समय पहले क्या रही होगी 0 से कहाँ तक t तक। ठीक है, तो डेल v का समाकलन आएगा क्या v आएगा, इसकी लिमिट क्या होगी u टू v, a यहाँ कांस्टेंट का काम करेगा, उसे बाहर करेंगे और ये बचेगा क्या 0 टू t डेल t। ओके, अब इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, ये भी है
ठीक है, ये भी है तो पहले भी के ही स्थान पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, यानी कि भी के ही स्थान पर जब आप लिमिट को रखेंगे तो भी माइनस यू, एक बार भी के स्थान पर अपर लिमिट, जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी है, अगर और कुछ होता तो जो होता वही लिखा जाता, लेकिन अच्छा यही है कि वेग का हम लोग समाकलन कर रहे थे और जो इसकी लिमिट थी वो अंतिम और प्रारंभिक वेग ही थी, इसीलिए जो अपर लिमिट है वो अंतिम वेग भी है, तो हमें भी के स्थान पर भी ही लिखना पड़ेगा, तो भी माइनस यू, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आगे आते हैं, इक्वल टू, ए ऑलरेडी बाहर है, डेल टी यानी कि डेल टी यानी कि किसी अचर पद का जब हम समाकलन करेंगे तो मिलेगा टी, टी कहाँ से कहाँ तक, 0 टू टी, तो ये हो जाएगा भी माइनस यू इक्वल टू ए। अब इसमें भी हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है, तो टी के स्थान पे एक बार टी माइनस टी के स्थान पर 0, ये हो जाएगा भी माइनस यू इक्वल टू टी माइनस 0 का मतलब टी, तो ये टी, और भी माइनस यू बराबर ए का टी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टी माइनस यू को आगे ट्रांसफर कर दीजिए, तो माइनस यू आगे जाएगा प्लस यू, तो भी बराबर यू प्लस ए टी, ये क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। सो स्टूडेंट्स, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत कठिन फार्मूले इसमें नहीं आने वाले हैं, इसमें सिर्फ फार्मूला आपको यही डेल वी का समाकलन करना है, तो आप याद कर लीजिए या आप जानते रहिए कि अगर यहाँ डेल वी डेल्टा वी है तो अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 है, जैसे मैं लिख दूँ डेल वी का मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और 1 को क्या लिखा जा सकता है, जैसे ये भी है तो मैं भी पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई किसी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और मैं 1 में डेल वी का मल्टीप्लाई करूँगा तो डेल वी ही मिलेगा, तब ये वैल्यू हो गई v पावर 0 डेल v। अब v पावर 0 का हमको इसके रिस्पेक्ट में समाकलन करना है, ठीक है, तो समाकलन का फार्मूला होता है क्या, जैसे अगर आप x पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो फार्मूला मिलता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ v पावर 0 था, ठीक है, तो v पावर 0 डेल v है, तो v पावर 0 डेल वी का जो समाकलन मिलेगा वो v पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1, ठीक है, तो v पावर 0 प्लस 1 की वैल्यू v पावर 1 अपान 1, और v पावर 1 अपान 1 का मतलब v पावर 1, और ये किसके बराबर है, v के, तो वही तो मैंने लिखा है कि डेल v का जो समाकलन आया है वो v आया है, देखिए यहाँ पे डेल v का जो समाकलन है वो क्या है, v है, तो वैसे ही डेल v के लिए और वैसे ही डेल t के लिए इसी तरीके से मैंने समाकलन किया है। तो अभी पहले वाले फार्मूले में फिलहाल यही फार्मूला यूज होना है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। अभी अगर आगे वाले फार्मूले में कोई दूसरा फार्मूला यूज होता है तो मैं उसको भी बता देता हूँ कि उसका फार्मूला क्या है। फिलहाल समाकलन का एक जनरल फार्मूला आप यही जानते रहिए, ठीक है, जो भी आएगा वो इसी के आधार पर मिलेगा या इसी के रूप का होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको टी पावर 2 मिल गया, टी पावर 2 और ये डेल टी है, अगर आपको इसका समाकलन करना है तो सीधे सीधे टी पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, यानी कि टी पावर 3 अपान 3, दिस इज इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ टी पावर 2 डेल टी, ठीक है, तो इस तरीके से समाकलन किया जाता है। सो समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको कलन विधि के द्वारा गति के पहले समीकरण को सिद्ध करना बताया। अगली टॉपिक होगी गति का द्वितीय समीकरण। मान लेता हूँ कि किसी समय t में सूक्ष्म समय अंतराल dt में जो पिंड है वो s दूरी तय कर लेता है, ठीक है, तो वस्तु का वेग भी बराबर क्या लिखा जा सकता है, डेल s अपान डेल टी। अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ
तो ये वेग या चाल हो गया, एस दूरी हो गई, टी समय हो गया। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन मैं ये अल्पतम समय के लिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, अगली लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल एस इक्वल टू भी डेल टी। गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। ये जो v दिख रहा है उसी के स्थान पे u प्लस ए टी रखते हैं, तो लिख क्या लेंगे, डेल्टा एस इक्वल टू v के स्थान पर u प्लस ए टी और ये डेल टी। ओके, अब जरा देखा जाए, मैं इसका समाकलन कर देता हूं, तो आप लिखेंगे निश्चित समाकलन या समाकलन करने पर, निश्चित समाकलन करने पर। ठीक है, चलिए समाकलन करते हैं। ये जरा देखिए, डेल एस है तो मैं इसको मान लेता हूँ कहाँ से कहाँ तक, 0 टू एस। उसका रीजन आप जानिए, मान लेता हूँ कि जब समय 0 रही होगी तो उस समय तय दूरी भी 0 रही होगी, यानी कि अभी दूरी कोई तय नहीं की गई थी, और उसने कितनी दूरी तय की, एस दूरी उसने तय किया। इक्वल टू, इसको भी मैं इंटीग्रेट करता हूँ, डेल टी है माने टाइम 0 रही होगी और अधिकतम टाइम कहाँ तक गया होगा, टी तक, u प्लस ए टी और ये डेल टी। इसको मैं अलग अलग करता हूँ, ये हो जाएगा 0 टू एस डेल एस इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 टू टी यू डेल टी प्लस, पुनः मैं इसी को अलग करता हूँ 0 टू टी, अब ये ए टी बचा है, ए टी डेल टी। ठीक है, जब आप इसको अलग कर लेंगे, अब ये डेल यस, अभी मैंने पीछे नियम बताया, यहाँ कुछ नहीं है तो यस पावर 0 मान सकते हैं। अगर यस पावर 0 मानते हैं तो उसका इंटीग्रेशन यस आएगा, ये हो जाएगा एस। एस कहाँ से कहाँ तक, 0 टू एस इक्वल टू, यहाँ से u बाहर आएगा क्योंकि t के ही रिस्पेक्ट में समाकलन होना है, तो u बाहर, तो अगर आप यहाँ पर u बाहर कर लेते हैं तो ये बचेगा 0 टू टी डेल टी प्लस, यहाँ से a को बाहर कर लेंगे, a को बाहर करेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा 0 टू टी और डेल टी, a बाहर आया है, t बचा हुआ है। ठीक है, इसमें मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रखता हूँ, ये s माइनस 0 इक्वल टू, ये आ गया u डेल टी, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है तो t पावर 0 का समाकलन t, ये हो जाएगा t और 0 टू टी प्लस a, ये t है, अब t का समाकलन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, t स्क्वायर बाई 2 और ये 0 टू टी, s माइनस 0 से s मिल गया, ये हो गया u, t के स्थान पे एक बार अपर माइनस लोअर, तो t माइनस 0 प्लस a, इधर आइए t के स्थान पे t रखेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 माइनस t के स्थान पे एक बार 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 बाई 2 यानी कि 0 ही आएगा। ये हो जाएगा s बराबर u t माइनस 0 से t प्लस a, यहाँ पर t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 है वो खट गया। अब ये आ जाएगा अगली लाइन में s बराबर u t प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, यानी कि s बराबर लिखा जा सकता है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर गति का दूसरा समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग गति के दूसरे समीकरण को भी कलन विधि के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं या सिद्ध कर लेते हैं। ओके,
तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए मान लेता हूं कि कोई पिंड है जो सूक्ष्म अंतराल dt में ds दूरी तय कर लेता है, यानी कि उसके वेग में वृद्धि हो जाती है। तो हम लोग त्वरण बराबर लिख सकते हैं। त्वरण a बराबर क्या लिखेंगे, डेल v अपान डेल t लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको देखिए हम किस रूप में लिख सकते हैं। ये है डेल v अपान डेल टी इंटू डेल एस अपान डेल एस। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा देखिए आगे हम लोग लिख लेते हैं इसको, डेल v अपान डेल एस इंटू डेल एस अपान डेल टी। अब ये s दूरी t समय, दूरी बटे समय, यानी कि ये क्या हो गया, चाल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू डेल v अपान डेल एस इंटू भी। डेल एस को इधर ले आइए, a डेल एस इक्वल टू v डेल v। ओके, अब हम इसका निश्चित समाकलन कर देते हैं। तो आप लिखेंगे निश्चित समाकलन करने पर, निश्चित समाकलन करने पर, जब आप इसका निश्चित समाकलन करेंगे तो a डेल एस है, यानी कि 0 टू s इक्वल टू ये v डेल v है, तो 0 टू v, सॉरी u टू v। चलिए यहां से a बाहर आएगा, आ गया a बाहर, क्या बचा, डेल एस 0 टू s, a बाहर 0 टू s डेल एस इक्वल टू, यहाँ से देखा जाए कुछ भी बाहर नहीं आएगा, सीधे सीधे हम लोग इसका समाकलन करेंगे। तो v का जब आप समाकलन करेंगे तो ये v पावर 1 है, इसका समाकलन v पावर 2 बाई 2 हो जाएगा। तो समाकलन इसका v पावर 2 बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, u टू v तक। ठीक, अब जरा देखिए ये हो गया a डेल s, यानी कि यहाँ यस पावर 0 है, यस पावर 0 का समाकलन s, तो s 0 टू s, v पावर 2 बाई 2, तो अपर लिमिट v के स्थान पर भी रखेंगे, तो ये हो जाएगा v पावर बाई 2 माइनस v के स्थान पे एक बार क्या रखेंगे, u, तो u पावर 2 और ये बाई 2। ठीक, यहाँ पर a, इसमें भी आप अपर लिमिट रखिए, s माइनस 0 इक्वल टू, यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। यहाँ से a s माइनस 0 में से, यानी कि ये यस ही आएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा a s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। 2 को आप ट्रांसफर करिए, तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को भी ट्रांसफर करिए, ये हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर। इसको हम लोग सिस्टम से लिख लें, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो इस तरीके से मैंने कलन विधि के द्वारा ये तीसरे समीकरण को भी सिद्ध कर दिया। सो स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट कर लीजिए, और आज की क्लास में इतना ही।
बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।